मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपके बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों का टॉपिक कॉमन है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही बात है, क्योंकि मोस्टली टॉपिक कॉमन है। तो इनके 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे ये बताना कमेंट करके, और कमेंट करके ये बताना जैसे इसका एग्ज़ाम 18 और 19 को है। ठीक, तो और कोई सब्जेक्ट है जिसके आप लोग 50 क्वेश्चन चाहते हो। ठीक है, 18-19 के बाद वाले नहीं कमेंट करेंगे अपना सब्जेक्ट जिसका एग्ज़ाम 18 अगस्त को या 19 अगस्त को है या इससे पहले है। ठीक, वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि उन्हें किस और सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए, तो वो आपका वीडियो बना दिया जाएगा। स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंटेशन का मुझे पता है, वो मैं बनाऊंगी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगा 50 क्वेश्चन का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद हर्ट। हर्ट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसकी अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, EEG, EOG, EMG या ECG। तो हर्ट से रिलेटेड जब बात आए तो हमने कहा था ध्यान रखना ECG। ठीक, और जब ब्रेन से रिलेटेड होती है तो आपकी क्या होती है, EEG। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड। EOG आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल बता दे रही हूँ, इलेक्ट्रोअक्लोग्राम होता है, ये आपके आई से रिलेटेड होता है। ठीक है, आँख से। EMG आपके मसल से रिलेटेड होता है। ठीक, मसल से रिलेटेड। ठीक, इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है। ठीक, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है, रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद ब्रेन, तो आप EEG टिक करोगे। ठीक है, एसोसिएटेड विद मसल्स तो आप EMG टिक करोगे। ठीक, ध्यान रखना क्या पूछा है, यहाँ हार्ट पूछा है तो ECG होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पुअरर सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो अगर ट्रांसमिशन पल्स ऑक्सीमीटर, रिफ्लेक्शन पल्स ऑक्सीमीटर, जो आपका रिफ्लेक्शन पल्स ऑक्सीमीटर होता है, अगर कंपेयर करें हम ट्रांसमिशन पल्स ऑक्सीमीटर और बाकी से, तो ये इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो सबसे ख़राब होता है। ठीक है, सबसे बेकार होता है रिफ्लेक्शन पल्स ऑक्सीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ECG। ECG की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, तो ECG की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 0.05 टू 120 हर्ट्ज। आपसे एग्जाम में ECG की भी पूछी जा सकती है, EEG की भी। ठीक है, ध्यान रखना ECG की होती है 0.05 से 120 हर्ट्ज तक, और इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपकी EEG है, नॉर्मल EEG फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 0.5 टू 50 हर्ट्ज। एक ऑप्शन इसमें छूट गया है, कुछ भी मान लो, नन ऑफ दीज कुछ भी मान लो। ठीक, तो इसकी होती है 0.5 टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, दोनों की ध्यान रखना, ECG की भी और EEG की भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम 50 क्वेश्चन करने हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। बाकी इन 50 क्वेश्चन के अलावा आपको मैंने यूनिट वाइज बायोमेडिकल और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो बनाए, एक एक यूनिट के। ठीक है, तो वो वीडियो देखना कंपलसरी है, उसके बिना आपका इन 50 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब दोनों देखोगे तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो वो वीडियो आप सारे देख लेना, प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। बाकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो एक एक वीडियो। वहाँ मैंने डिटेल से भी टॉपिक को डिस्कस किया है। ठीक, हर क्वेश्चन को। सोर्सेज ऑफ बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन नेचर। बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर में बताया था आपका आयनिक होता है। कौन कौन से होते हैं, सोडियम प्लस, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, क्लोरीन। तो इनका नेचर कैसा होता है, आयनिक होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इन ब्लड इन लोकलाइज्ड एरिया ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को मेजर करता है, तो आपको पता ही होगा कि ऑक्सीमीटर करता है, तो स्किन रिफ्लेक्टेंस ऑक्सीमीटर होता है जो मेजर करता है ब्लड इन लोकलाइज्ड एरिया ऑफ ऑक्सीजन। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्नल एम्पलीट्यूड ऑफ EEG, यानी कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। ठीक, इनका जो सिग्नल एम्पलीट्यूड है वो कितना होता है, वो आपका होता है 2 से 200 माइक्रोवोल्ट। ध्यान रखना। ठीक, 2 से 200 माइक्रोवोल्ट, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब भी हम EEG, ठीक है, या ECG,
या तो एक तो होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, एक तो जी फॉर स्टैंड, एक जी फॉर होगा आपका ग्राम। जब भी हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम सब समझ जाना हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, और ग्राम की जब बात कर रहे हैं तो हम जो पेपर पे रिकॉर्ड किया जाता है ग्राफ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, इसका आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डेल्टा वेव्स इन ईईजी रेंज फ्रॉम, जो डेल्टा वेव होती हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में उनकी रेंज क्या होती है। ठीक है, तो जो डेल्टा वेव होती है वो 0.5 से 4 हर्ज होती हैं। आपसे एग्जाम में डेल्टा की जगह कोई और भी पूछ सकता है। अगर आपसे एग्जाम में डेल्टा वेव पूछा जाए तो 0.5 से 4 हर्ज हो गया। ठीक, अगर आपसे थीटा वेव पूछा जाए तो 4 से 8 हर्ज, यानी कि 4 से 8 हर्ज होगा। अगर आपसे अल्फ़ा वेव पूछा जाए, डेल्टा की जगह अल्फ़ा वेव, तो इसकी जो रेंज होगी वो 8 से 13 हर्ज होगी। ठीक है, 8 to 13 हर्ज। अगर आपसे बीटा वेव पूछी जाए तो इसकी रेंज होगी 13 to 22 हर्ज। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपकी क्या है, डेल्टा वेव है। ठीक, ये आपकी डेल्टा वेव है, ये आपकी थीटा वेव है, और ये आपकी अल्फ़ा वेव है, और ये आपकी कौन सी है, बीटा वेव की रेंज। सबकी रेंज याद ध्यान रखना। ये एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोड्स टू मेजर ईईजी आर प्लेस्ड ऑन, जो ईईजी मेजर करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, उसके लिए इलेक्ट्रोड्स हम कहाँ लगाते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स हम उसको कहाँ लगाते हैं, स्काल्प पे। ठीक है, स्काल्प की अगर आप लोग हिंदी नहीं जानते हो तो बता दें, स्काल्प की हिंदी होती है खोपड़ी। ठीक है, स्काल्प पे लगाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी द प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट। प्राइमरी पेस मेकर जो होता है हार्ट का वो होता है साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड होती है जो हमारे उस वो एक्चुअली वही काम करती है जो आर्टिफिशियल पेस मेकर करता है। ठीक है, इसीलिए साइनोएट्रियल नोड को हम नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं। ठीक, या प्राइमरी पेस मेकर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी पेस मेकर हार्ट का होता है साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड। ठीक है, नेचुरल पेस मेकर होता है वही काम करता है जो पेस मेकर करता है। रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद हार्ट, हार्ट से रिलेटेड होगी, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक, अगर यहाँ पे आप ब्रेन कर लो, अगर ब्रेन रिलेटेड विद ब्रेन तो ब्रेन से रिलेटेड होगी वो आपकी हो जाएगी ईईजी। ठीक, अगर हार्ट से रिलेटेड होगी तो आपकी हो जाएगी ईसीजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमआरआई स्टैंड्स फॉर, एमआरआई किसके लिए स्टैंड करता है, तो एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। कल से मैंने आपसे किसी वीडियो में कहा नहीं कि आप लोग शेयर करो वीडियो। ठीक है, तो आप लोगों ने शेयर करना बंद कर दिया। ठीक है, ऐसा मत करो। क्यों मैं बार बार कहूँ, आप लोग बार बार एक बार वीडियो को जब भी देखते हो तो अपने आप लाइक कर दिया करो। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो आप अपने कॉलेज के सभी ग्रुपों में, आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें। बाकी आप पहली बार देख रहे हो और या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है, आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो, और शेयर एट दी एंड या जब भी आपका दिल चाहे तब शेयर कर दिया करो। द प्रिंसिपल आयन दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व विद द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग सेल पोटेंशियल, इनमें से कौन सा आयन है जो सेल पोटेंशियल के फिनोमेना प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपको पता है, हमने पहले भी अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं, ये पूरी मैकेनिज्म आपको समझाई थी। तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और क्लोरीन होते हैं, 3 आयन होते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडिकेट द एवरेज हार्ट रेट विद ऑडिबल बीप, इनमें से कौन सा है जो एवरेज हार्ट रेट को इंडिकेट करता है विद ऑडिबल बीप, तो हार्ट रेट मीटर होता है आपका। ठीक है, एक बीप आती है उसके साथ ये बताता है एवरेज हार्ट रेट क्या है आपकी, ये बताता है हार्ट रेट मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीटी स्कैन स्टैंड्स फॉर, सीटी स्कैन आपका होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर ए सेल इज स्टूमुलेटेड, एक सेल है वो स्टूमुलेट की गई है, ए फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल टू रिटर्न इट्स प्री स्टूमुलस स्टेज, कुछ टाइम लगता है जिसके बाद सेल अपनी पुरानी उसी स्टेज में वापस आ जाती है जब उसे स्टूमुलस नहीं दिया गया है। तो ये जो टाइम होता है इसको हम क्या बोलते हैं कि आपने स्टूमुलस दिया। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ एक्शन पोटेंशियल वगैरह जनरेट होता है, हमने आपको बताया था। उसके बाद वो फिर से अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाती है। उसके बीच में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो तो इसके साथ साथ जो मैंने यूनिट के MCQ कराए वो ज़रूर देख लेना, और वो सब पूरे MCQ, ये 50 MCQ
प्लस यूनिट वाइज एक एक MCQ। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़रूर रिवाइज़ कर लेना, बिना रिवाइज़ किए आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन दिमाग में नहीं रहेंगे। थोड़ा बायोमेडिकल आपका कोर का सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, थोड़ा आपके फील्ड से अलग होता है, इसलिए चीज़ें दिमाग में कम रहती हैं। तो ध्यान रखना, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरे 50 क्वेश्चन प्लस सभी यूनिट के मैंने लगभग 11 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में एवरेज 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो इतने क्वेश्चन बस आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना MCQ, बाकी अपना कॉन्सेप्ट पढ़ना, आपका पेपर अच्छा होगा। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। एक्टिव ट्रांसड्यूसर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो आप ये करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है, वेस्ट नहीं होती। एनर्जी कंजर्वेशन पे आपके काम करते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। डिफिब्रिलेशन इज ए कॉमन ट्रीटमेंट। डिफिब्रिलेशन जो होता है वो ट्रीटमेंट होता है जब आपको अचानक से आपकी हार्ट बीट मतलब काम करना बंद कर जाए, या कुछ इस तरह की कुछ सेकंड के लिए स्टॉप हो जाती है हार्ट बीट, या स्लो हो जाती है एकदम से, कुछ इस तरह की जब ऐसी चीज़ें पैदा होती है जिससे आपकी जान भी जा सकती है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक डिसरिथमिया के में जहाँ आपको डिफिब्रिलेशन के ट्रीटमेंट दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये मेनली जो कार्डियक अरेस्ट वगैरह होता है इन सब में बहुत यूजफुल होता है डिफिब्रिलेशन। EKG स्टैंड फॉर, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है। अगर आप लोग ECG पढ़ रहे हो बार बार तो आप लोग EKG आ जाएगा तो आप इलेक्ट्रोकिंटोग्राफी कराओगे, ठीक है, आपको K दिख रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ECG को पहले EKG भी बोला जाता था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को EKG भी बोलते हैं, इस वजह से ए ऑप्शन ही सही होगा इसका, ठीक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ही होगा EKG, ए ऑप्शन, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर रिक्वायर्स एनर्जी टू बी पुट इट इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट चेंजेस ड्यू टू द मीजरेंट, ठीक है। इनमें से किस तरह का कौन सा ट्रांसड्यूसर है जिसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू पुट इनटू इट इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट चेंजेस ड्यू टू द मीजरेंट? ये आपके होते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर, जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर को नहीं पड़ती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीडल इलेक्ट्रोड यूज टू मीटर। नीडल इलेक्ट्रोड क्या यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो नीडल इलेक्ट्रॉन आपके EMG मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राम में यूज़ किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी कितनी होती है? तो ये ध्यान रखना, जो मैं एक क्वेश्चन में पहले भी करा चुकी हूँ, जो फ्रीक्वेंसी होती है शॉर्ट वेव डायथर्मी की 27.12 मेगाहर्ट्ज़ होती है, ठीक है। वेवलेंथ 11 मीटर होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर होती है। इसे इस तरह से लिखेंगे, एग्जाम में भी इस तरह से लिख के आ सकती है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल लीकेज करंट? एक्सेप्टेबल लीकेज करंट कितना होता है? तो ये आपका होगा लेस देन 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। 0.5 मिली एम्पियर से कम होगा तो वो लीकेज करंट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा को नहीं। ये ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑफसेट पोटेंशियल। ऑफसेट पोटेंशियल क्या होता है? तो ऑफसेट पोटेंशियल जो आपका होता है वो होता है डिफरेंस इन हाफ सेल पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस होता है हाफ सेल पोटेंशियल में, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट पोटेंशियल, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बफर एम्पलीफायर कन्वर्ट्स। बफर एम्पलीफायर आपका क्या करता है, ठीक। तो बफर एम्पलीफायर आपको जो है लो इम्पीडेंस से हाई इम्पीडेंस, हाई इम्पीडेंस से लो इम्पीडेंस, या फिर AC से DC, DC से AC इम्पीडेंस में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो आपको मेरे चैनल पर से वीडियो बनाया, सर ने वीडियो बनाया, उसमें आपको बताया है कि आपको कुछ ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि तुक्का लगाने की सही रणनीति तरीका, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, और उसमें क्वेश्चन आपको कैसे एलिमिनेट करने वो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताती हूँ, ठीक है। जैसे बफर एम्पलीफायर क्या कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आपको बफर पता है कि या तो बफर AC को DC में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बफर कन्वर्ट नहीं करता AC को DC को, AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। तो AC से ना तो DC में कन्वर्ट करेगा, ना DC से AC में कन्वर्ट करेगा, तो ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दोगे, ठीक। उसमें एक एलिमिनेशन टेक्निक भी बताइए, उसका मैं एग्जाम पे ऐसे कई तरीके बताए आपको कि कैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक। तो दो ऑप्शन आपके ऐसे हट गए, ठीक। अब बचे दो ऑप्शन। अब या बफर एम्पलीफायर, अब आपको तो ये सोचना है कि लो से हाई में कन्वर्ट करेगा या हाई से लो में।
अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप एक ऑप्शन पे जा सकते हो, किसी पे भी ए या बी में से आप टिक करोगे तो 50% चांस है आपका एक सही होगा, 50% चांस है गलत होगा। ठीक, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे कि बफर एम्पलीफायर है, ठीक है, लो से हाई में नहीं, हाई से लो में कन्वर्ट करता है, हाई इम्पीडेंस सिग्नल को लो इम्पीडेंस सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो आपका ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो आप लो इम्पीडेंस से हाई इम्पीडेंस सिग्नल में कन्वर्ट करते हो, आप सिंपल एम्पलीफायर लगा के एम्पलीफाई कर देते हो सिग्नल को, इसलिए आप बी बफर एम्पलीफायर में हाई इम्पीडेंस सिग्नल को लो इम्पीडेंस में कन्वर्ट करेगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग EMG। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राम के लिए जो आप प्रेफर करोगे वो किसको प्रेफर करोगे, नीडल इलेक्ट्रोड को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड्स द स्किन शुड बी। जब हम इलेक्ट्रोड प्लेस कर रहे हैं तो स्किन कैसी होना चाहिए, स्किन आपकी एकदम ड्राई होनी चाहिए। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड जेल हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोड जेल रिड्यूस करने के लिए, स्किन रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, मॉइस्चर द स्किन कॉज स्किन फ्लेकिंग। ठीक है, तो स्किन फ्लेकिंग के लिए तो वैसे भी नहीं यूज़ करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोड जेल होता है जो आपका, वो स्किन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, ये कॉमन सी बात है, आप समझ जाओ, रेजिस्टेंस को हमें रिड्यूस ही करना है, जब हमें मेजर लेना है तो हम चाहते हैं वहाँ रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो इसी वजह से हम रिड्यूस स्किन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इलेक्ट्रोड जेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल 10/20 सिस्टम, ठीक है, टू मेजर EEG और नंबर नोट्स विच साइड ऑफ ब्रेन। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोड का जो मेजरमेंट होता है वो 10/20 इंटरनेशनल 10/20 सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जब EEG मेजर करोगे आप, तो ऑड नंबर को ब्रेन की कौन सी साइड को डिनोट करता है, तो जो ऑड नंबर है आपका वो ब्रेन की लेफ्ट साइड को डिनोट करता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। EEG इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द, EEG किसकी रिकॉर्डिंग है, सिग्नल फ्रॉम द डेंड्राइट्स ऑफ द पिरामिड सेल। EEG इज रिकॉर्डिंग ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द डेंड्राइट्स ऑफ द पिरामिडल सेल, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। ठीक, लास्ट तक मैंने अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आपके जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, थोड़ा अलग सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, थोड़ा टफ आप लोगों को लग रहा होगा, तो अगर आप लोग यहाँ वीडियो छोड़ के जाओगे, क्वेश्चंस पूरे नहीं देखोगे, तो आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए इस सब्जेक्ट के आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सको, ये वीडियो के अलावा भी आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको बस इतने ही कर लो, आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करना। ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करना। ठीक, डिस्टर्बेंस इन द EEG पैटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुली। EEG पैटर्न है, इसमें अगर आपके डिस्टर्बेंस हो जाता है, किसकी वजह से, आपने एक्सटर्नल कुछ स्टिमुलेशन दिया, ठीक है, कोई सिग्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया, तो जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम बोलते हैं इवोक्ड रिस्पॉन्स, यानी कि इवोक किया गया वो, ठीक है, कोई सिग्नल देके, स्टिमुलस एक्स्ट्रा अलग से देके उसे इवोक किया गया, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं इवोक्ड रिस्पॉन्स। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में एलोबरेट करके भी इसे थोड़ा लिखा है, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एक्वायर्ड व्हेन द पर्सन इज इन अलर्ट एंड वेकफुल स्टेट। जब कोई आदमी अलर्ट है और जाग रहा है वेकफुल अवस्था में, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी वेव की एक्वायर की, तो वेव की फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 13 to 30 हर्ट्ज के बीच में, कहीं कहीं 13 to 20 हर्ट्ज भी लिखा होगा, तो वो भी सही है। ठीक, तो अगर ये हो गया आपकी 13 से 30 हर्ट्ज। अल्फा वेव जनरेट होती हैं पर्सन जब कोई सो रहा होता है, ठीक है, तो ये जो इनकी वेव होती है 8 से 13 हर्ट्ज। ठीक, बी ऑप्शन। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए जब व्हेन ए पर्सन इज फॉल asleep, तब आप 8 से 13 हर्ट्ज पे टिक करोगे। ठीक, थीटा वेव जनरेट होती हैं जब कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, या चिल्ड्रन में और या फिर बच्चों में, ये थीटा वेव जनरेट होती है 4 to 8 हर्ट्ज पे। ठीक है, समटाइम दीज वेव्स आर जनरेटेड व्हेन द पर्सन जब एकदम सोने वाला होता है तब भी थीटा वेव जनरेट होती है, जब सो रहा होता है तब आपकी अल्फा वेव जनरेट होती है। ठीक, गामा वेव यानी कि 30 हर्ट्ज से ऊपर जनरेट होती हैं, पर जब कोई आप मेंटल एक्टिविटी कर रहे होते हो, कोई कठिनाई वाली, जैसे आप मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो, इस टाइम मतलब जब ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें कर रहे होते हो, तब आपकी होती हैं, वो कौन सी वेव जनरेट होती हैं, गामा वेव्स होती हैं। ठीक है, 30 हर्ट्ज से ज़्यादा।
डी ऑप्शन तब सही होगा। ठीक है, अब फिलहाल इसका अलर्ट और वेवफॉल के लिए सी ऑप्शन सही होगा। बाकी चीज़ें ध्यान रखना, इनमें से कोई पूछा जाए तो कौन सा होगा। ठीक, पढ़ लेना अच्छे से, वीडियो पॉज करके। द लेटर, अगर आपको लगता है कुछ स्पीड ज़्यादा है, कुछ भी है, तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप लोग स्पीड कम करके देख सकते हो। ठीक, द लेटर टी इन द ईईजी इलेक्ट्रोड, जो लेटर टी है ईईजी इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट सिस्टम क्या डिनोट करता है, तो ईईजी इलेक्ट्रॉन में जो टी होता है वो आपका टेम्पोरल लोब को डिनोट करता है। ठीक है, ये सब, ये टेम्पर लोब होती ही नहीं है, कुछ टेम्पोरल लोब होती है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेटर एफ इन द ईईजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट सिस्टम डिनोट, लेटर एफ क्या डिनोट करता है ईईजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट सिस्टम में, तो एफ डिनोट करता है आपका फ्रंटल लोब। ठीक है, एक फ्रंटल लोब होती है आपकी आगे होती है। ठीक है, अगर आप सिर अपना सिर में अगर पकड़ के देखेंगे, सिर का मतलब है खोपड़ी। ठीक है, तो इसमें एकदम आगे की तरफ जो होती है, ठीक है, उस फ्रंटल लोब होती है। ठीक, और वो एक टेम्पोरल लोब होती है, एक ऑसिपिटल लोब होती है। ऑसिपिटल लोब जो होती है वो आपकी आँखों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, सी होती है, ये एफ जो डिनोट करता है वो होता है आपका फ्रंटल लोब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मेडिकल रिकॉर्डर्स द सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट इज द ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्डर में सिग्नल जो इंटरेस्ट के होते हैं वो आपके किसके होते हैं, माइक्रोवोल्ट के रेंज के होते हैं, जो इलेक्ट्रोड की और ट्रांसड्यूसर की वजह से की हेल्प से हम लोग उन्हें पिकअप करते हैं। ठीक, माइक्रोवोल्ट रेंज में होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेटालिक माइक्रो इलेक्ट्रोड्स हैव इम्पीडेंस कंपेयर टू कन्वेंशनल इलेक्ट्रोड इक्वल, स्मॉलर, हाई या फिर वेरी हाई। तो जो मेटालिक इलेक्ट्रोड होते हैं इनकी इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें कन्वेंशनल इलेक्ट्रोड से, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वेरी हाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैन गॉज इज यूज टू मेजर, स्टैन गॉज क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो स्टैन गॉज आपका जो होता है वो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द लोअर टेम्परेचर जंक्शन इन थर्मोकपल इज मेंटेन्ड, जो लोअर टेम्परेचर जंक्शन होता है थर्मोकपल में वो किस पे मेंटेन होता है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होता है। अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो ध्यान रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ केल्विन में पूछा है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के इक्वल होता है, 273 केल्विन के, इसलिए आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ध्यान रखना जब केल्विन में पूछा है तो आप 0 केल्विन टिक करके नहीं आओगे, 273 केल्विन। अगर डिग्री सेंटीग्रेड होता तब यहाँ पे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड टिक करते। और जो लोअर टेम्परेचर दो जंक्शन होते हैं थर्मोकपल में, जो लोअर टेम्परेचर जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस जंक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं रेफरेंस जंक्शन, और जो हायर टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं मीजरेबल जंक्शन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सडन इनवॉल्यूंटरी ड्रॉप इन बॉडी कोर टेम्परेचर बिलो, ये स्टार मतलब डिग्री है। ठीक है, बन नहीं रहा था सही से, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है या 95 डिग्री फॉरेनहाइट है। ठीक, काल। ठीक है, अचानक से बॉडी के टेम्परेचर में इतना फॉल हो जाए 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 डिग्री फॉरेनहाइट का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द रेजिस्टेंस आर टी ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर टी इज गिवन बाई। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है आर टी मेटालिक कंडक्टर का, आर टी इक्वल टू होता है आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है, यहाँ पे आर नोट होता है आपका रेजिस्टेंस होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर टी डी स्टैंड्स फॉर, आर टी डी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, तो आर टी डी आपका होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। बिल्कुल बोर ना हो, ठीक है, 1 सेकंड का ब्रेक ले लो, वीडियो को लाइक कर दो, बाकी अभी शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, बाकी अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड। ठीक, और आज 15 अगस्त हो गया है आपका, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप सभी लोग आप लोग स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र होने का सही मतलब क्या है ये भी समझ सको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का पीछे प्रिंसिपल क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है,
फोटो यानी कि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, नाम से ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक, अब इसमें विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक, हवा वाला तो कोई बात है ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका वैसे ही हट जाएगा। मैकेनिकल वाला भी हट जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे, या तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। तो पहले फोटो आया तो आप एक जनरल कॉमन सेंस लगा के सोचो, पहले लाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक। पहले फोटो फिर इलेक्ट्रिक, तो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन किया करो। एलिमिनेट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यही तो फ़ायदा है कि आप दिमाग लगा के कर सकते हो। आपका अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस अच्छा है, या आप अच्छा रखने को रखते हो, ठीक है, कोशिश करते हो रखने की, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं 10% जो एक्स्ट्रा टफ रखे जाते हैं, उनमें आप भले उनमें भी आप दिमाग लगा सकते हो अच्छा खासा। ठीक, उससे वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओवरऑल सब तो नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट्स बायोकेमिकल इवेंट्स इनटू मेजरेबल सिग्नल। इनमें से कौन सा है जो कन्वर्ट करता है बायोकेमिकल इवेंट्स को मेजरेबल सिग्नल में? तो आपका ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है, एक सेकंड, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है। डी ऑप्शन आपका सही है, जो बायोकेमिकल इवेंट्स को मेजरेबल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बायोसेंसर इज डिटरमाइंड बाय। जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है बायोसेंसर का, हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बायोकैटालिटिक मेम्ब्रेन के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ब्लॉक इन रिकॉर्डिंग सिस्टम। रिकॉर्डिंग सिस्टम में इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल ब्लॉक नहीं है? इलेक्ट्रोड और ट्रांसड्यूसर हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रोड और ट्रांसड्यूसर की हेल्प से ही लिया जाता है। उसके बाद ये सिग्नल कंडीशनर को भेज दिया जाता है, जहाँ पे ये सिग्नल जितनी हमें डिजायरेबल चाहिए होता है उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या एम्पलीफाई कर लिया जाता है, क्योंकि बायोकेमिकल सिग्नल जो होते हैं उनकी रेंज कितनी माइक्रोवोल्ट में होती है, कम होती है काफ़ी, तो ये सिग्नल कंडीशनर में इन्हें एम्पलीफाई कर लिया जाता है। और एनालिसिस फॉर द आउटपुट, ये तो कुछ नहीं होता है राइटिंग सिस्टम में, फिर इस सिग्नल को हम क्या प्रिंट कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, ये फंडामेंटल ब्लॉक नहीं है, ज़रूरी नहीं है एनालिसिस ऑफ द आउटपुट। ठीक है, तो ये इतने से ही हमारा काम चल जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पूछा है नॉट, ठीक है, नॉट ए फंडामेंटल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेवलेंथ आर यूज बाय द पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर आपकी 2 वेवलेंथ यूज करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगर आपको थक गए हैं, ठीक है, परेशानी हो रही है, तो वीडियो को पॉज कर दो, जाओ 1 गिलास पानी पी लो, ठीक, उसके बाद फिर से आ जाओ। ठीक है, मैदान में मैदान छोड़ के नहीं भागना है, लगातार लड़ना है। ठीक है, चाहे पानी पियो, चाहे बीच में खाना खाओ, कुछ भी करो, फिर से शुरू हो जाओ। ठीक, तो वीडियो पॉज कर दो, अगर आपको खाना भी खाना है उसके बाद फिर से देख सकते हो। क्वेश्चन है, लॉ ओबेड बाई पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर इनमें से कौन सा लॉ ओबे करता है? तो वो आपका लैम्बर बर्गर बियर्स एंड बियर्स लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा वाला है। ठीक, लैम्बर्स बर्गर बियर्स एंड बियर्स लैम्बर्ट लॉ। डी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मैनी LED आर यूज इन पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब। पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब में भी 2 LED यूज़ की जाती हैं। एक आपकी शायद होती है 650 नैनोमीटर लेंथ, और एक शायद 950 नैनोमीटर। ठीक है, शायद, ठीक है, 2 ये इतना ध्यान रखो, पल्स ऑक्सीमीटर में 2 LED यूज़ की जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कंसीडर्ड ह्यूमन टिश्यूज आर कंपोज ऑफ पैरेलल सेमी फाइनाइट लेयर्स ऑफ होमोजीनियस मेटल। इनमें से किसने बताया था कि जो ह्यूमन टिश्यू हैं वो कंपोज ऑफ किसके बने होते हैं, सेमी इनफाइनाइट लेयर जो होमोजीनियस मटेरियल की होती हैं। तो ये आपको बताया था कोहेन एंड लोगेनिन है, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका आपको आंसर करना है। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द 4 लिम्स एक्ट लाइक ए ग्राउंड एंड दस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ECG टेस्ट। जब ECG आपने अगर किसी ने करवाई होगी या आपने किसी की होते हुए देखी होगी, तो आप देखते हो बहुत सारे इलेक्ट्रोड एक इस हाथ पे, दोनों हाथों पे, दोनों पैरों पे, और कई जगह आपके चेस्ट पे, हर जगह लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से सिग्नल लिए जाते हैं, लेकिन विच ऑफ द 4 लिम्स एक्ट लाइक ए ग्राउंड एंड दस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ECG सेट ऐसे। आपका जो राइट लेग है उस पर भी एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, लेकिन वो ग्राउंड का काम करता है। ठीक है, वो ECG टेस्ट का पार्ट नहीं होता। ठीक है, बाकी आपके जो दोनों हैंड पे
और चेस्ट पे और जो लेफ़्ट वाले लेग पे लगा होता है, ये सब राइट आर्म, लेफ़्ट लेग, ये सब आपके ईसीजी के पार्ट होते हैं। लेकिन जो राइट लेग वाला होता है वो आपका ग्राउंड से कनेक्ट होता है, इसलिए ईसीजी टेस्ट का पार्ट नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखना, राइट लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। मैं जानना चाहती हूँ कि कितने बच्चे वीडियो के एंड तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कोई बच्चा डायरेक्ट आ जाए। जो पूरा वीडियो देखते हुए शुरू से यहाँ तक आए वो बच्चे कमेंट जरूर करें। देखते हैं कितने बच्चों में पेशेंस है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो यूनिट वाइज कराए हैं एमसीक्यू, उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता है, नहीं याद है, तो वो वीडियो फिर से देख लो, नहीं तो गूगल से या कहीं से सर्च भी कर सकते हो। सर्च मत करना, ठीक है, वीडियो देखना और अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करना। ठीक, सर्च से तो आप तुरंत देखोगे, तुरंत बता दोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको सर्च करो, पढ़ो इस पर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो नेफ्रॉन होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होती है आपकी किडनी की। ठीक है, ये भी मैं बता चुकी हूँ, स्टिल बता देती हूँ आपको, किडनी की होती है। ठीक है, अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना बी, सी या डी। ठीक, ये लिख के बताना कौन सी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम की। इसी के साथ आपका आज का वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, लग रहा हो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक वीडियो इन सबके क्वेश्चन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम रहता है। तो आप लोग बस मेरे लिए इतना करें कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें। ठीक है, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं किया तो बाकी दोस्तों से भी पकड़ के करवा दो। और फिर आपसे मुलाकात होती है मेरी किसी और वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ या कोई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया।